नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि अच्छे ही होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी एनटीपीसी रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और एसएससी के भी लगातार कंटिन्यूटी में कोई ना कोई एग्ज़ाम्स चलता ही रहता है। हमारा सीजीएल का भी हुआ है, अन्य एग्ज़ाम्स अब आगे होंगे, जिसमें साइंस का चैप्टर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आज हम लोग बहुत ही प्यारा चैप्टर ला रहे हैं। प्यारा क्या कहें, पढ़ने में तो कोई पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, लेकिन भाई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग रेडियो धर्मिता और रेडियो धर्मी तत्व कहते हैं। क्या होते हैं ये, क्या होते हैं रेडियो धर्मी एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, या रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो देखिए, हमें पता है, हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम सुने हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम। तो ऐसे तत्व क्या होते हैं तो हम समझते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन होती है, क्या होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें उनको समझना होगा कि क्वेश्चन को एराइज कैसे किया जाता है और क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं इस परीक्षा में, ठीक है। तो देखिए क्या होते हैं रेडियो धर्मी एलिमेंट। देखिए मैं पहले की तरह इस बार भी बता रहा हूँ कि हमारा जो भी तरीका होगा पढ़ाने का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आपके नोट्स प्रॉपर, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में, समझाने में ज़्यादातर हिंदी का यूज़ होगा, लेकिन आपके नोट्स इंग्लिश में भी मिलेंगे। टेक्निकल शब्द को मैं इंग्लिश में ज़रूर कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए रेडियो धर्मी तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए हर एलिमेंट्स जो एटम होता है हमारा, एटम परमाणु होता है, उस परमाणु में उसका एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और आउटर साइड में नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे एटम, ऐसे परमाणु जिनके एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं, ये 20 होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो 1 होता है। और ऐसे एटॉमिक नंबर जिनका 83 तक आ जाते हैं, एटॉमिक नंबर 83 तक होता है, इनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है 1.5 तक। तो देखिए जो ऐसे एटम जिनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है 1 तक होता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एटम होते हैं, ठीक है। उनके न्यूक्लियस किसी एनर्जी को डिस्चार्ज नहीं करते। और जो 1.5 तक होते हैं जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो, वो भी क्या होते हैं, वो भी रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करते हैं। तो कौन से एटम वो रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं, जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से अधिक होता है, मोर देन मीन्स 83 से अधिक होता है। ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी का गुण शो करते हैं, ठीक है, बताते हैं। तो हम किस बेस पे हम पहचान करते हैं कि कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव है या नहीं है। तो 2 चीज़ों से, ठीक है। इनकी स्थिरता की गणना, मीन्स ऐसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एनर्जी लॉस करते हैं। कुछ जैसे आजकल बच्चे होते हैं फालतू कार्यों में एनर्जी लॉस करते हैं, इधर रहे हैं, रील बना रहे हैं, रील देख रहे हैं, पूरे दिन एनर्जी लॉस, लेकिन वो किसी के लिए पुनरुत्पादक नहीं होते हैं। कुछ फैकल्टीज़ भी ऐसे होते हैं जो यूज़फुल होते हैं, लेकिन हम लोग प्रोडक्टिव हैं और इसरो एकेडमी इसलिए आपके प्रति समर्पण में रहती है। चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, कुछ फैक्चुअल बातें कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पीरियोडिक टेबल में एक्टिनाइड्स ग्रुप में शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, एक्टिनाइड्स ग्रुप में। और अभी मैं बता रहा हूँ कि जिनकी एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर 20 के परमाणु क्रमांक के तहत स्थिर होते हैं, क्योंकि क्या होता है इनमें हमारे अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ऑलमोस्ट इक्वल होती है, इसलिए ये हमेशा स्टेबल होते हैं। तो किस एटॉमिक नंबर तक कोई भी बिल्कुल सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं तो जिनका एटॉमिक नंबर 20 तक होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उस एटम में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, उनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उनके बीच प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। और हमें मालूम है प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन,
और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी तो इन प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन, प्रतिकर्षण भी बढ़ता है, और इस प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण ये लॉस ऑफ एनर्जी लॉस करते हैं। ऐसी लॉस एनर्जी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। आगे समझते हैं इस बात को और, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन से, इसी बात को आप इंग्लिश में अगर देखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूं ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को। सम एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई आर अनस्टेबल बिकॉज देयर इज एक्सेसिव न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट इन इट, हेंस दीज न्यूक्लियाई अंडरगो रेडियो एक्टिविटी डिके, ठीक है, फ्रॉम स्टेबल न्यूक्लियाई। क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी इसलिए शो करते हैं कि वो एक स्थिर या स्टेबल न्यूक्लियस को प्राप्त कर सके, उसके अंदर कंडीशन को। These elements are called radioactive elements. The stability of an element nucleus can be calculated. किस बेस पे कैलकुलेट की जाती है? अभी मैंने बताया, द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो किस रेशियो पे? मैंने अभी बताया था कि जेड या एटॉमिक नंबर जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का 1 होता है 20 तक, वो बिल्कुल स्टेबल है, और 1.5 तक होता है वो स्टेबिलिटी के नियर होते हैं। लेकिन जिनका 1.45 से अधिक होगा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। वो मीन्स अपने अंदर से एनर्जी को लॉस करते हैं, डिस्चार्ज होने लगते हैं। एलिमेंट्स विद एन एटॉमिक नंबर्स अप टू 20 आर स्टेबल, जो मैंने अभी बात बताई, हैव इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन्स इंक्रीजेस आल्सो इंक्रीजेस। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, उसमें कोई रिपल्शन नहीं बढ़ेगा, इसलिए प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन भी बढ़ेगा और वो अनस्टेबल होने लगते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने की एनर्जी लॉस होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी मैंने यही बात बताई, जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर Z = 20 तक होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 होता है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो स्टेबल एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर जो 83 तक है, मीन्स इनका रेशियो 1.5 होता है, ये नियर होते हैं। लेकिन जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 83 से अधिक है, मोर देन 83, तो ध्यान रखिएगा, तो 83 से पहले कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते, मीन्स उनमें रेडियो एक्टिविटी की कोई कैरेक्टरिस्टिक शो ही नहीं करता है। तो किससे अधिक वाले? एटॉमिक नंबर 83 से, जिनका अधिक हो, और इनका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो होगा 1.5 से अधिक होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये एग्जाम में कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो क्या होना चाहिए, किससे अधिक होता है रेडियो एक्टिविटी के लिए? 1.5 से अधिक, और एटॉमिक नंबर कितना हो जाए? 83 से अधिक है। तो ऐसे ही एलिमेंट्स हमारे एलिमेंट्स या उनके एटम्स न्यूक्लियर एक्टिविटी का प्रॉपर्टी शो करते हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं। अब इनमें कौन से हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं? तो इसमें एक रेडान है जिसका एटॉमिक नंबर 86 है, रेडियम 88, थोरियम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज़ होता है, नाभिकीय ईंधन के रूप में, यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है 92, और प्लूटोनियम 94। तो इन 3 को तो बिल्कुल याद रखिएगा, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अभी वर्तमान समय में हम लोग थोरियम आधारित एनर्जी ले रहे हैं, यूरेनियम आधारित ले रहे हैं, और थोरियम भविष्य है हमारा। और भारत थोरियम के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। भारत में थोरियम के विश्व में सबसे बड़े भंडार हैं, सबसे बड़े डिपॉजिट हैं। ठीक है, थोरियम के सबसे बड़े भंडार, भंडार मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा स्टोरेज वर्ल्ड में थोरियम कहाँ है? भारत में। और भारत के किस स्टेट में है? तो भारत के ये केरल स्टेट है, ये केरल की मोनोजाइट बालू में मिलता है, वाइट रंग की होती है मोनोजाइट सैंड बालू। तो कौन सा स्टेट थोरियम का लीडिंग प्रोड्यूसर वर्ल्ड में? ध्यान रखिएगा, भंडार हैं, डिपॉजिट्स हैं। तो भारत का भविष्य इस एनर्जी, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी भी अच्छी आ जाए तो हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, इसी बात को आपने इंग्लिश में देखा
कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है, तो मैंने रेशियो ऑलरेडी बता दिया है कि कौन स्टेबल होंगे, कौन स्टेबिलिटी के निकट होते हैं, कौन ही अनस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो जिनमें अनस्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा वो रेडियो एक्टिविटी की गुण प्रदर्शित करते हैं। 1.4 मीन्स 1.5 से अधिक अगर उनका हो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो, या उनका एटॉमिक नंबर 83 से अधिक हो, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें रेडान, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम और आपका प्लूटोनियम PO 94 पीछे लिखा था, यहाँ शायद कट गया तो ध्यान रखिएगा, ये सारे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो धर्मिता, जैसे मैंने अभी बताया कि रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है 1.5 से अधिक होता है, ऐसे एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबिलिटी की जाता है, वो एनर्जी लॉस करता है, डिस्चार्ज करता है। ऐसे तत्वों को हम रेडियो धर्मिता, और इस प्रक्रिया को रेडियो धर्मिता कहते हैं। परमाणु अस्थिरता कहते हैं, परमाणु का नाभिक रेडियो धर्मिता प्रदर्शित करता है। परमाणु के अस्थिर नाभिक से निकलने वाले विकिरण, तो ये रेडिएशन रिलीज करते हैं, इसके कारण इनकी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी की लॉस कर देते हैं, क्योंकि रेडिएट हो जाते हैं, रेडिएशन करते हैं। इस घटना को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात है कि ये भाई खोजा कैसे गया, कैसे पता चला रेडियो एक्टिव, तो ये देखिए एक अपने आप में दुर्घटना के रूप में हुआ था, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है हेनरी बैकरल, ये फ्रांस के थे, 1896 में। तो खोजकर्ता, रेडियो धर्मिता की खोज करने वाले की खोज किसने की, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हेनरी बैकरल थे। इन्होंने दुर्घटनावश, मतलब कोई इन्होंने प्रयोग नहीं किया था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वो ऑटोमेटिक हो गई। रेडियो धर्मिता की खोज कैसे हो गई, तो एक एक्सीडेंटली हो गई थी। इन्होंने यूरेनियम कंपाउंड को फोटोग्राफिक प्लेट वाले, फोटोग्राफिक मतलब निगेटिव फोटोज जो होती हैं उनके साथ एक रैक के ड्रॉर में रखा और लपेट कर रखा, लेकिन थोड़े समय बाद उनकी देखा गया तो वो क्या हो गए, वाइट हो गए, वो जाकर मतलब वो वाइट हो गए, ख़राब हो गए। तो उनको लगा कि यहाँ के जरूर कुछ न कुछ रेडिएशन है जिसने उसको ख़राब कर दिया है, ठीक है। तो अब इस पर खोज की गई, तो उन्होंने देखा कि भाई हेनरी बैकरल ने, कि उन्होंने तो केवल इसी को पता लगा था अल्फा, 3 तरह के उन्होंने कहा रेडिएशन, बाद में और जांचें हुई और खोज हुई और डिस्कवरी हुई। तो 3 तरह से उत्सर्जन होते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से अधिक होता है, वो रेडिएशन जनरेट करते हैं, विकिरण निकालने लगते हैं, और तब तक निकालते हैं जब तक वो स्टेबल ना हो जाएं। तो ये रेडिएशन 3 तरह के होता है, एक अल्फा डीके, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिएगा एग्जाम में। अल्फा डीके, इंग्लिश में कहेंगे अल्फा डीके, डीके मतलब क्षय, अपना जो घट रहा है, बीटा क्षय, गामा क्षय। तो अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, ठीक है, 3 तरह के होता है। लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होता है कि अल्फा डीके किस रूप में होता है। तो इसका जो फॉर्म होता है, इसका जो इमिशन होता है, उत्सर्जन हीलियम न्यूक्लियस के रूप में होता है। बीटा का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स निकलते हैं। और गामा हाई एनर्जी वाले फोटॉन पार्टिकल इमिशन निकलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हीलियम, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन पार्टिकल्स के रूप में ये रिलीज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि 3 तरह से किसी का एटम जो होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिनका एटॉमिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से अधिक होता है, वो 3 तरह से उत्सर्जन करते हैं, 3 तरह की किरणों को रिलीज करते हैं, एक अल्फा या बीटा या गामा। तो हम आगे पढ़ेंगे अल्फा डीके किस रूप में होता है, बीटा डीके क्या होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके एक तरंगों के क्या जो विकिरण हो रहे रेडिएशन होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे सबसे पहले इसी बात को हम इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। तो ड्यू टू न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एग्जिबिट्स रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी के कारण ऐसा होता है। द एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू रेडिएशन इमेजिंग फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो रेडिएशन जनरेट करने लगता है, और इस जनरेट करने के कारण वो क्या होता है, अनस्टेबिलिटी कहलाती है, वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना चाहता है। दिस इज़ वाई एटम्स ऑफ प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम
extremely unstable and undergoes the phenomenon of radioactivity, means loss of nucleus energy। और अभी मैंने बताया इसकी डिस्कवर किसने किया, हेनरी बैकरल, फ्रांस 1896 में 1896 में इन्होंने डिस्कवर किया था। और ये अभी मैंने कहानी बताई थी एक्सीडेंटली हुई थी, बाकी कहानी लिखी हुई है आपसे बात भाई। गैराज में इन्होंने, सॉरी गैराज नहीं, एक वार्डरोब में रखा था, जब उसको खोला गया तो वो क्या बोलते हैं उसको, फोटोग्राफिक प्लेट्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, ब्लैक हो गई थी, ठीक है। और ये जो आपका डिके होता है ये 3 तरीके का होता है। अभी मैंने बताया अल्फ़ा डिके, ठीक है, हीलियम पार्टिकल्स, हीलियम के रूप में, हीलियम इमिशन, हीलियम वेव्स रेडिएशन होता है। बीटा डिके इलेक्ट्रॉन के रूप में रेडिएशन होता है, और गामा डिके ये फोटॉन के रूप में होता है। तो अल्फ़ा बीटा गामा डिके कहिए उसको, या हीलियम इलेक्ट्रॉन और फोटॉन पार्टिकल्स के रूप में कहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ा डिके। तो रेडियो एक्टिविटी अल्फ़ा डिके, हाँ अल्फ़ा डिके क्या होता है, अब आएगा एग्जाम में भाई अल्फ़ा डिके की खोज किसने की, अल्फ़ा डिके के बारे में किसने बताया भाई, सबसे पहले किसने खोजा, तो हम कहेंगे भाई हेनरी बैकरल। अभी मैंने घटना घटाई बताई आपसे, हेनरी बैकरल ने भाई दराज वाला केस। लेकिन जब कोई अल्फ़ा पार्टिकल या न्यूक्लियस अल्फ़ा पार्टिकल इमिशन करता, उत्सर्जित करता है कोई भी न्यूक्लियस, इस प्रक्रिया को अल्फ़ा क्षय कहता है। भाई वो लॉस ऑफ एनर्जी कर रहा है, क्षय मतलब डिके कर रहा है, वो लॉस कर रहा है अपनी एनर्जी को। अब ये किस रूप में होता है, जो न्यूक्लियम का जो नाभिक होता है, हीलियम के नाभिक को अल्फ़ा कण माना जाता है। अभी मैंने बताया कि जो अल्फ़ा क्षय होता है वो किस रूप में होता है, हीलियम के रूप में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मास होता है 4 और इसका जो एटॉमिक नंबर 2, तो ध्यान रखिएगा किस रूप में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हीलियम के नाभिक को अल्फ़ा पार्टिकल्स के रूप में होता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत स्थिर होता है। ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बनता है। तो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ध्यान रखिएगा। तो हीलियम पार्टिकल्स, ठीक है। इसका सिंबल मैंने अभी बताया, ये सिंबल इसका होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स का सिंबल क्या, प्रतीक क्या होता है, ठीक है, डीके का। तो 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और 4 यूनिट्स इसका मास होता है। तो मास हमें पता है, ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, ठीक है, 4 और 2। हाँ, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर शुरू होते हैं। देखिए, अल्फा पार्टिकल्स में हाई आयनाइजेशन के पावर होते हैं, उच्च आयनीकरण की क्षमता होती है, इनकी आयनाइजेशन की क्षमता होती है। लेकिन इनकी पेंट्रेटिंग पावर, किसी चीज़ को पार करने की क्षमता काफ़ी कम होती है, ध्यान रखिएगा। भेदन क्षमता कम होती है, लेकिन आयनाइजेशन की पावर अधिक होती है, हाई लेवल। इनकी गति, प्रकाश की गति का 1/10 होती है। तो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड क्या होती है बताएंगे, आप सभी को पता है, 3.0 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जितनी तेज़ लाइट चलती है उसका 1/10 बहुत स्लो स्पीड होती है। अल्फ़ा बीटा गामा में सबसे स्लोएस्ट रेडिएशन किसका होता है, वो गामा का होता है। लेकिन आयनाइजेशन की पावर इनकी सबसे हाई होती है, ठीक है, और इनकी पेंट्रेटिंग पावर भी कम होती है। तो 2 चीज़ें इनकी कम होती है, स्पीड भी कम है, ठीक है, स्पीड कम होती है और पेंट्रेटिंग पावर भी कम होती है। लेकिन आयनाइजेशन, आयनीकरण करने की क्षमता उच्च होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय बल से, हाँ बिल्कुल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डेविएट होते हैं, विचलित होते हैं। और चूँकि ये कैसे होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये कैथोड की तरफ, कैथोड कैसा होता है हमारा, निगेटिव चार्ज का होता है। तो ध्यान रखिएगा, कैथोड का चार्ज निगेटिव होता है। और हमारे अल्फ़ा या हीलियम पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज वाले, तो पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, बीटा पार्टिकल्स निगेटिव चार्ज होंगे, तो बीटा कण हमारे जाएंगे एनोड की तरफ। लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल कैसा है या हीलियम पार्टिकल कैसे हैं, ये हीलियम पार्टिकल कैसे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कैथोड की तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें स्फुरदीप्त फ्लोरेसेंस का गुण पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब इनका प्रयोग अगर हम करें, इनमें हम वोल्ट पावर सप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे ये लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जलते हैं। तो फ्लोरेसेंट का मतलब होता है लो टू हाई,
हाई वोल्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, लो टू हाई। मतलब जैसे हम लोगों ने रेडियम जानते हैं, थोड़ा सा चार्ज कर दिया, अब उसमें लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को एब्जॉर्ब करे तो काफ़ी समय तक वो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, जैसे ना रेडियम होता है। आजकल जैसे ट्यूबलाइट वगैरह फ्लोरेसेंट हैं, बहुत कम एनर्जी, थोड़ा सा एनर्जी दे दिए और वो जलते रहते हैं। टीवी हैं, मोबाइल स्क्रीन है, तो वो फ्लोरेसेंट के ही एक प्रकार के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। चलिए इसी बात को हम इंग्लिश में देख लेते हैं फटाक से। इंग्लिश में मैंने अभी बता दिया सारी बातें, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, डिस्कवर हेनी बैकुरल क्या होता है, ये हीलियम के ग्रुप में पार्टिकल्स, इसका सिंबल होता है, ठीक है, ठीक है, सिंबल इसका। और बाकी हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी बट पेंट्रेटिंग एबिलिटी लो होती है, काफ़ी लेस होती है। स्पीड 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। डिफ्लेक्ट्स मैंने कहा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्ट होता है विद्युत चुंबकीय कण। और बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण ये किसकी तरफ डेविएट करेगा, कैथोड की तरफ। कैथोड क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन दिस। अभी मैंने बताया फ्लोरेसेंस का प्रॉपर्टी होता है इसमें, मीन्स चमकदार होता है, अधिक लो वोल्टेज अगर इसको डाल दिया जाए तो हाई वोल्टेज की तरफ बढ़ता चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी। अब बीटा पार्टिकल जो बीटा रेडिएशन होते हैं वो किस रूप में होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए इसकी खोज अल्फा की तो हेनरी बैकरल ने की थी, लेकिन इसकी रदरफोर्ड, तो ध्यान रखिएगा इसकी खोज किसने की, इसके बारे में किसने डिस्कवर किया था, तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट है। बीटा कण को अक्सर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन रेडिएशन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन विकिरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। और कभी कभी ये पॉजिट्रॉन के भी होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो मोस्टली ये इलेक्ट्रॉन के नाम से है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का एक फॉर्म होता है पॉजिट्रॉन। तो यदि प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन शामिल है तो नाभिक एक एक करके न्यूट्रॉन को बाहर रिप्लेस कर देता है, ठीक है। यहाँ तक कि प्रोटॉन की संख्या भी उसी के अनुसार में बढ़ जाती है, ये सब कोई ज़रूरत नहीं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो बीटा पार्टिकल्स किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है रेडिएशन हो, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, इधर कभी कभी पॉजिट्रॉन। अब देखिए बीटा पार्टिकल्स परमाणु नाभिक से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के रूप में है, लेकिन ये न्यूक्लियस आउटर सेल में नहीं होते हैं, ये न्यूक्लियस से रिलीज इमिशन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं द बीटा पार्टिकल, इसलिए इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के रूप में ही होते हैं। इनका जो सिंबल होता है ई, नेगेटिव चार्ज होता है, जीरो होता है टर्म। इनमें देखिए जो आयनाइजेशन होता है, आयनीकरण जो बीटा का होता है, तो सबसे अधिक किसका होता है, अल्फा पार्टिकल्स, देन बीटा पार्टिकल्स का, और सबसे कम होता है आयनाइजेशन, आगे पढ़ेंगे गामा रेडिएशन का, ठीक है। लेकिन इनकी पेंट्रेटिंग भेदन क्षमता, तो इनकी जो आयनाइजेशन होता है मिडिल होती है, मीडियम पेंट्रेटिंग पावर भी होता है, मीन्स अल्फा से कम लेकिन गामा से अधिक। तो आपसे ये क्वेश्चन होगा, विद्युत चुंबकीय बल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनको डेविएट किया जा सकता है, विचलित किया जा सकता है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज वाले होते हैं, इनमें चार्ज निगेटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव एनोड की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो आपके अल्फा पार्टिकल्स कैथोड की तरफ और ये बीटा पार्टिकल्स एनोड की तरफ। इनकी आयनाइजेशन मीडियम होती है, अल्फा से कम, ऐसे पेंट्रोटिंग पावर भी मीडियम होती है, और बीटा इनकी स्पीड भी मीडियम में आते हैं, तो तीनों बीटा मीडियम में रहेंगे, ठीक है। बस तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ये अट्रैक्ट किसकी तरफ होंगे, एनोड की तरफ कि कैथोड की तरफ, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है इसलिए हमेशा एनोड की तरफ होंगे, ठीक है। सेम बात आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, तो सारी बातें ऑलमोस्ट हैं बहुत, ठीक है। रेडियोएक्टिव बीटा पार्टिकल्स किस रूप में होता है, तो ये सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी मैंने बताया इनको, सारी कहानी सुनाई आपको, ठीक है। तो इंग्लिश में जो नोट्स बना रहे वो इंग्लिश में सारी बातें वही मैंने लिखाई हुई बताई हुई हैं, ठीक है। तो आगे गामा रेडिएशन या गामा 6, तो गामा रेडिएशन का जो इमिशन होता है वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियस से ही होता है, ठीक है, उनके डिवीजन से होता है। लेकिन इनके बारे में बताने का श्रेय किसे जाता है, मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पीरी क्यूरी का। तो क्यूरी कपल जो था उन्होंने गामा रेडिएशन की खोज की।
गामा 6, ठीक है। तो इसका जो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता के बारे में किसने खोजा? मैरी क्यूरी एंड प्यूरी क्यूरी। देखिए ये जो होता है गामा के पार्टिकल्स आ कहाँ जाते हैं, तो देखिए तो जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन, ये जो इसमें भी कुछ इसकी अपनी एनर्जी होती है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, निगेटिवली चार्ज है, सही, निगेटिव एनर्जी निगेटिवली चार्ज होती है, लेकिन कभी कभी अपनी एनर्जी को लॉस करता है। तो लॉस करता है तो ये लोअर सेल में आ जाता है। जब लोअर सेल में आता है, शिफ्ट करता है, तो कुछ एनर्जी होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर जंप करता है, तो ध्यान रखिएगा ये बात आपसे पूछेगा, तो गामा रेडिएशन क्यों होता भाई? तो लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, इस बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में ये होता है। तो इससे एक फोटॉन पार्टिकल्स जन्म लेता है। तो आपसे होता है कि गामा जो रेडिएशन होता है वो किस पार्टिकल्स के रूप में होता है? तो वो फोटॉन के पार्टिकल्स के रूप में होता है। मीन्स वो फोटॉन पार्टिकल्स के रूप में, कुछ सिंबल ऐसे बनाएंगे, ठीक है, फोटॉन पार्टिकल्स के रूप में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्फा हीलियम के रूप में, बीटा इलेक्ट्रॉन के रूप में, और गामा फोटॉन के रूप में, यही बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के डिस्चार्ज से होता है, ठीक है, और बीटा पार्टिकल्स का डिस्चार्ज वो न्यूक्लियस से होता है। अब आपसे क्वेश्चन होगा, देखिए फोटॉन एक हाई एनर्जी वाला पार्टिकल्स होता है, बाकी देखिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये उदासीन पार्टिकल होते हैं, दीज आर चार्जलेस या न्यूट्रल हम कहें, ठीक है, चार्जलेस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ये उदासीन कण होते हैं, इसीलिए इनको ना तो एनोड और कैथोड किसी भी तरह डेविएट नहीं किया जा सकता। तो विच रेडिएशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी कैन नॉट बी डेविएट, तो वो डेविएट कौन है? गामा डीके। गामा डीके मतलब फोटॉन पार्टिकल्स का हम डीके नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब इनमें आयोनाइजेशन की जो पावर होती है, आयोनाइजेशन के शब्द है, तो जो आयनीकरण हमने बताया, आयोनाइजेशन जो बताया है, तो क्या होगा? आयनाइजेशन की बात करें तो सबसे अल्फा, बीटा और गामा, इन सब में सबसा, तो हाई सबसे अल्फा का था, बीटा का, उसके बाद गामा, तो सबसे लो आयनाइजेशन की पावर होती है। लेकिन उसके बाद की ये वाली पावर, पेंट्रेटिंग पावर, अगर हम ये कहें भेदन क्षमता, पेंट्रेटिंग पावर किसकी सबसे हाई होती है? तो हम कहेंगे अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स में सबसे हाई इनकी होती है, गामा की। तो गामा पार्टिकल्स ये 30 सेंटीमीटर वाइड, 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर को भी पेंट्रेट कर सकते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी स्पीड भी सबसे फास्ट है। तो स्पीड को लेकर अगर क्वेश्चन है, स्पीड को लेकर, चाल को लेकर, तो सबसे तेज चलने वाले तो हम कहेंगे अल्फा, बीटा और गामा। तीनों में सबसे फास्ट कौन है? तो गामा। इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के ऑलमोस्ट बराबर होती है, बट इनको हम डेविएट नहीं कर सकते, पोलराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा, हमने बताया था आज का टॉपिक, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। अगले चैप्टर में हम लोग इसी को लाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन, तत्वांतरण जिसको कहते हैं, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस, क्या आइसोटोप्स होते हैं, उनके यूजेस क्या होंगे, ठीक है। ये बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। तो आप सभी को बताना है कैसा लगा क्लास। थैंक यू।